नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 जनवरी यानी कि 4 जनवरी के करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करें। और दोस्तों, कल मैंने दिसंबर की करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन भी कराया है, तो जिन लोगों ने दिसंबर के पूरे करंट अफेयर्स को नहीं देखा है वो कल की वीडियो यानी कि दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन है उसको पूरा देख लें। बहुत सारी चीजें आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी। बाकी मैं जैसा कहती हूँ कि हमेशा आप लोग रेगुलर क्लास को फॉलो करिए, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रेगुलर क्लास में हम बहुत सारी चीजें इन डेप्थ जाकर के डिस्कस करते हैं और रिवीजन सेशन में हम बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता है इन डेप्थ जाना, तो वहां पे क्विक रिवीजन लेते हैं। तो चलिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, बाकी आप लोग का दिसंबर का रिवीजन हो जाएगा और हम बात करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आप सभी लोग अपना नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास के वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से या फिर हाल ही में कौन से देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। यूरोपियन यूनियन का ये देश था, यूरोपियन संघ का ये कंट्री था जिसने अभी तक यूरो को नहीं अपनाया था, लेकिन यूरोपियन संघ का ये देश था और अब इसने यूरो को अपनी एज ए करेंसी अपना लिया है। कौन है? आपके सामने ऑप्शंस दिख रहा है। कोशिश क्या करिए वीडियो को पॉज करके आंसर देने की, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है क्रोएशिया। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है क्रोएशिया, बाल्कन नेशन है ये, और ये जिसने भी हाल में ही 1 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2023 को इसने अपनी जो इसकी ऑफिशियल करेंसी थी जिसका नाम था कूना को इसने अलविदा कह दिया है। और ध्यान रखिएगा नई करेंसी जिससे अपनी आधिकारिक तौर पे इसने किस करेंसी को अपना लिया? यूरो को। ठीक है, यूरो को इसने अपना लिया। और क्रोएशिया देखा जाए क्यों अपनाया है, अगर आपसे पूछा जाए किस कारण से क्रोएशिया ने यूरो को अपना लिया, तो यूरो के पासपोर्ट जो आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र है उसमें सम्मिलित होने के लिए इसने यूरो को अपनाया। देखिए एक क्षेत्र जिसको कहते हैं शेंगन क्षेत्र। ठीक है, शेंगन क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये क्षेत्र है पूरा जिसको आप देखते हैं जितने यूरोपियन जो यूनियन है उनके जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? वीजा फ्री, जिसमें यानी कि पासपोर्ट मुक्त यात्रा होती है, इसमें किसी तरह का पासपोर्ट नहीं लगता है। ये जितने भी आपस के सदस्य देश हैं उनको क्या कहा जाता है? शेंगन क्षेत्र कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में ये शामिल होने के लिए क्रोएशिया ने यूरो को अपना लिया। बहुत ही सख्त कुछ नियम थे, उसके बाद जो है नियमों को अपनाते हुए इसने यूरो को अपनाया है। कहा जा रहा है कि लगभग 1 दशक पहले ही देखा जाए तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य बन गया था। ठीक है, कौन दोस्तों? तो यहाँ पे जो है शेंगेन क्षेत्र में ये अगर बात किया जाए तो शेंगेन जो है या फिर इसको हम शेंगेन कहते हैं, शेंगेन जोन की बात किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है। और माना जाता है कैसे भाई? जितने भी जो यूरोपियन जो यूनियन है उनके जो मेंबर्स हैं यानी कि 27 जो है कंट्री इसके सदस्य हैं, इन यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन देशों के जो लोग हैं उनको मुक्त यानी कि बिना किसी पासपोर्ट वीजा के और अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीमाएं हैं, ये जो देश है जिनकी आपसी सीमा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो कि आपस में जो सदस्य देश हैं ये आपस में किसी भी तरह का वीजा नहीं लगाते हैं। वीजा मुक्त आवाजाही जो है रहती है, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शेंगेन क्षेत्र कहा जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा या एक तरीके से दुनिया का ये सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है। ठीक है, और इसी में ये क्षेत्र शामिल हो गए, ये जो 27 जैसे आप ध्यान रखिएगा, आप इनको देख लीजिए अलग से। ठीक है, इस मैप को आप देखते रहिएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में, क्रोएशिया की बात किया जाए दोस्तों, तो इसने 1 दशक पहले जैसा कि मैंने बताया इसने 2013 में ही इसने क्रोएशिया जो है यूरोपियन संघ का सदस्य बना था, लेकिन इसने यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है यानी कि यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी तक 19 देश यूरो को एक्सेप्ट किए थे, लेकिन अब जो है इसने यूरो को अपना लिया है। ठीक है, आर्थिक शर्तों के नियमों को मानना पड़ा इसको और इसने यूरो को अपना लिया। और यूरो को अपनाने के साथ ही जो क्रोएशिया है वो 20वां यूरोपियन यूनियन का स्टेट बन गया है जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में क्या किया है? स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
अगर हम बात करें किसने क्यों इसने ऐसा किया है, तो जैसा कि हमने बताया सबसे पहली बात तो यहाँ पे किसी भी तरह का एक तरीके का जो करेंसी एक्सचेंज होता है बॉर्डर से दूसरे देश को जाने में हम एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज करते हैं। अब क्या हो गया कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने यूरो को एक्सेप्ट किया है, उन 20 देशों में अगर ये क्रोएशिया के जो सदस्य जो नागरिक है अगर उन देशों में जाते हैं तो उनको किसी भी तरह का कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात किया जाए तो यहाँ पे क्रोएशिया जो है अपने नागरिकों को अधिक जो है वित्तीय सुरक्षा देना चाहता था, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करना चाहता था। कारण क्या है, इन देशों के बीच में जब वो आवाजाही यानी कि जब इसके नागरिक किसी भी तरह के प्रतिबंध के जो है नहीं लगने पे या फिर जो है पूरी तरीके से फ्री होकर के जब वो दूसरे देशों में जा पाएंगे तो वो क्या नौकरी कर पाएंगे, नौकरी मिलेगी, जीवन स्तर जो है उनका सुधरेगा। ठीक है, इसलिए जो है क्रोएशिया ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने यूरो को एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा यूरोपियन यहाँ पे यूरो जोन में शामिल हुआ है। ठीक है, यूरो जोन में, यूरोपियन संघ में तो ये 2013 में ही शामिल हो गया था। अब कितने देश हो गए, यहाँ पे 27 मेंबर है यूरोपियन यूनियन में, ध्यान रखिएगा। लेकिन 27 में से मात्र 20 सदस्यों ने ही यूरो को अपनाया है। यूरो जो है यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। अगर हम बात करते हैं क्रोएशिया की तो देखिए ये बाल्कन कंट्री है, एड्रियाटिक सागर से ये लग रही है, जिसकी कैपिटल देखिए दोस्तों क्या है, जग्रेब। ठीक है, जग्रेब इसकी कैपिटल है। अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्री से ये अपनी सीमा को साझा करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा समुद्री सीमा जो है वो एड्रियाटिक सी से लग रहा है, जो कि किसका भाग है दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी का भाग है। स्लोवेनिया से इसकी जो है बॉर्डर लग रही है, स्लोवेनिया से, हंगरी से। ठीक है, स्लोवेनिया, हंगरी, यहाँ पे सर्बिया को आप देख रहे हैं, बोस्निया और यहाँ पे हर्जेगोविना, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कंट्री, मोंटेग्रो। ठीक है, ये जो कंट्री है ये इससे अपनी सीमा को साझा कर रही हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो यहाँ पे सीवरेज सुविधा वाला जो पूरे तरह से भारत का पहला शहर बनेगा मई 2023 तक दोस्तों, वो बनेगा हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट, जो सीवरेज ट्रीटमेंट सुविधाएं हैं वो 100% हो जाएंगी मई 2023 तक। तो तेलंगाना के जो नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास, आईटी और उद्योग मंत्री है जिनका नाम है केटी रामाराव। ठीक है, रामाराव, उनके अनुसार देखा जाए उन्होंने बताया है कि इस साल अप्रैल से मई तक जो हैदराबाद है वो क्या हो जाएगा, 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला जो है शहर बन जाएगा। इसलिए देखा जाए इस शहर में देखा जाए कितने करोड़ का निवेश किया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए, तो यहाँ पे 3,866 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और इस निवेश के साथ ही इस शहर में 31 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और इसी के साथ साथ ये 100% सीवरेज सुविधा वाला शहर बन जाएगा। बात करें तेलंगाना की, देखिए तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, फिर उसके बाद 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 में जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिख रहा है आपको तेलंगाना, पूरी तरीके से देखा जाए राज्यों से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है। तेलंगाना जिससे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं। तेलंगाना की कैपिटल की बात किया जाए दोस्तों तो हैदराबाद इसका कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल की बात किया जाए तो तमिलिसाई सुंदरराजन जो है वो यहाँ के तेलंगाना के गवर्नर है। विधानमंडल की दोस्तों बात किया जाए तो विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है, यहाँ पे विधानसभा भी विधान परिषद भी है। विधानसभा में देखा जाए 199 सीटें हैं और विधान परिषद में जो कि 40 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में तेलंगाना की 7 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें दोस्तों, 17 सीटें हैं। तो ये था दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव आयोग ने मिशन 929 या फिर 929 लॉन्च किया है? असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। कोशिश क्या करिए आंसर साथ में देते रहने का। करेक्ट आंसर इज डी, त्रिपुरा जो है, जो कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा में चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 929 लॉन्च किया गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखा जाए त्रिपुरा में ये मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन 929 किसके द्वारा भाई? चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। इसका अगर हम उद्देश्य देखें ये क्यों है ये मिशन शुरू किया गया है, तो देखिए इस साल जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है त्रिपुरा में
और त्रिपुरा में जो मतदान हो, मतदान को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य से इस मिशन को शुरू किया गया है। त्रिपुरा में वहां के कितने 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो वोट होगा, वोटिंग जो है उसको 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य से ये चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। लोगों को जागरूक किया जाएगा, इसके तहत लोगों को एक तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के वोट करें। यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने देखा जाए इन बूथों पर, जो ये बूथ है जो यहाँ पे 929, उसमें देखा जाए 218 में 18 के विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत से कम वोट मतदान हुए थे, 89% से कम हुए थे। और यहाँ पे देखा जाए ये जो बूथ है उनको छोड़कर, ठीक है, इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर कितना हुआ था दोस्तों, 91% से अधिक मतदान हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितने कुछ यहाँ पे जो कुछ ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ पे वोटिंग जो है कम हुई थी, 89% से कम हुई थी, वहां को है जो उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहां के क्षेत्रों पर एक मिशन जो है वहां के क्षेत्रों के लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये जो है मिशन 929 शुरू किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। यहाँ हम देखें त्रिपुरा की विधानसभा की सीटें देख लेते हैं कितनी है दोस्तों, 60 है। और यहाँ पे 12वीं जो है विधानसभा का गठन किया गया था, 2018 में हुआ था, फरवरी 2018। और उसके बाद देखिए ये जो है जो 12वीं विधानसभा है उसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है मार्च 2023 में, 22 मार्च 2023 में। अब इसी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी चुनाव में जो है ज्यादा से ज्यादा वोट हो, ठीक है, तो वोट की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में इस मिशन को शुरू किया है, मिशन 929। आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारे संविधान में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किस भाग में और किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है आप मुझे बताएं, ठीक है। क्रम भी बताइएगा कि जो वर्तमान के चुनाव आयोग है, प्रमुख चुनाव आयोग, वो किस क्रम के हैं ये बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ पे भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन शुरू हो गया है, संस्करण 108वां है। कहाँ पे, कोलकाता में, नागपुर में, हैदराबाद में या फिर मुंबई में। तो ये महाराष्ट्र के यहाँ पे माफ करिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में जो है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन शुरू हुआ है। इसके बारे में देखा जाए तो ये देखिए 3 तारीख से शुरू हो गया है, यानी कि कल से, और ये चलेगा 7 जनवरी तक, ठीक है, 7 जनवरी 2023 तक चलेगा। नागपुर में हो रहा है, नागपुर का विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राष्ट्र संत तुकोदोनजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। वहां पे जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा इस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। कौन सा इस बार का संस्करण है, ये 108वां संस्करण है। देखिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है उद्घाटन उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो यहाँ आ नहीं सके। अगर हम थीम देखें इस साल की 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की जो थीम से देखिए क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। ये क्या था, इसकी जो है थीम थी। देखिए कि ध्यान रखिएगा कि विज्ञान और साइंस के क्षेत्र में महिलाओं की किस तरीके से भूमिका हो, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसी पे इस पे ध्यान केंद्रित किया गया है। सत्र के दौरान देखिए कुछ मुद्दों पे चर्चा किया गया। सबसे पहले तो बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि सतत विकास के, और साथ ही साथ महिलाओं का एम्पावरमेंट किस तरीके से हो, यानी कि सशक्तिकरण, और इसे प्राप्त करने के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है उनके मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है इस वर्ष। यहाँ पे अगर हम बात करें 107वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ था 2022 में हुआ था दोस्तों, कहाँ पे, बेंगलुरु में, कर्नाटक में हुआ था। बेंगलुरु का एक कॉलेज है जिसका नाम है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, वहां पे जो हुआ था। तो कर्नाटक में ध्यान रखिएगा आयोजित किया गया था, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उस समय बेंगलुरु में किया गया था, और यहाँ पे नागपुर में किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, कोलकाता में हुई थी। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण किया है। तो किसने, देखिए किसे बनाया गया है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु
कमान का कार्यभार किसको सौंपा गया है? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं आपके सामने है, करेक्ट आंसर इज ए है, पंकज मोहन सिन्हा को सौंपा गया है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। तो एयर मार्शल ये पंकज मोहन सिन्हा है, जिन्होंने देखा जाए अभी वेस्टर्न एयर कमांड का इन्होंने क्या किया है, कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो एयर मार्शल पंकज सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी वायु कमान है, उस पश्चिमी वायु कमान का इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान लिया है। और इनके बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इन्होंने जो है पंकज मोहन सिन्हा ने पुणे की जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उसमें इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, स्नातक किया था, और जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। इनको बहुत सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, जिसमें देखा जाए इन्होंने अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक उपग्रह प्रक्षेपित किया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, कौन सी दोस्तों? स्पेसएक्स। ठीक है, और ये देखिए एलन मस्क की कंपनी है, और ये कंपनी यहाँ पे जो स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष के में पहले 54 स्टारलिंक्स V2 जिसे नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं उपग्रह लॉन्च किया है। इसे जो लॉन्च किया गया है, इसे स्पेसएक्स फाल्कन 9 जो है रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कहां से किया गया ये ध्यान रखिएगा। तो इन उपग्रहों को जो है स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च से कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया है। इसके ये जो उपग्रह जो लॉन्च किए गए 54 स्टारलिंक, ये पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किए जाएंगे। और ये देखिए ये जो उपग्रह कौन सी सुविधा देंगे? तो ये जो उपग्रह है, ये जो कंपनी के ग्राहक है, उन कंपनी के ग्राहकों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने में सक्षम बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 54 स्टारलिंक उपग्रह किसके द्वारा किसने लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में जो लागू हुआ है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च हुआ है, जो प्रभाव में आया है 29 दिसंबर 2022 को ये प्रभाव में आया है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस पर हस्ताक्षर किया गया था 2 अप्रैल 2022 को किया गया था। और जो इसकी अभी पुष्टि हुई है वो 21 नवंबर 2022 को हुई थी। और ये प्रभाव में कब आया दोस्तों? 29 दिसंबर 2022 को आया है। इस तरह से क्या होगा, इस एग्रीमेंट से ये जो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड से यानी कि व्यापार से रिलेटेड है, और इन दोनों देशों के बीच में व्यापार की सुगमता, आवाजाही को जो है आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ उस व्यापार में जो है क्या क्या तरीके से सुधार लाया जा सकता है, तो सुधार लाने के लिए कुछ संस्थागत तंत्र जो है उपलब्ध कराता है ये एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट से देखा जाए तो भारत को देखिए क्या क्या लाभ होगा। तो भारत को रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवेयर, फर्नीचर, खाद्य एवं कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल जैसे जो भारत के श्रम आधारित क्षेत्र हैं, उन श्रम आधारित क्षेत्रों सहित इसके 100% टैरिफ लाइनों पर उपलब्ध कराए गए वरीयतापूर्ण बाजार पहुंच से लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कुछ लाभ होंगे। भारत को वरीयता दी जाएगी, भारत के भी सामान को बहुत ज्यादा ऐसा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा कि वहां पे जाते ही जो है भारत के सामान ऑस्ट्रेलिया में बहुत महंगे हो जाए और वो वहां के स्थानीय बाजार से क्या करे, मुकाबला न कर सके। तो ऐसा नहीं होगा, टैरिफ नहीं लगेगी, और वहां पे भी जिस तरीके से आवाजाही रहेगी, व्यापार जो बढ़ेगा वो इसी तरीके से होगा कि जिस तरीके से स्थानीय बाजारों के भी सामान है या जो है उनके भी मूल्य है वो भारत के सामान होंगे, और एक तरीके से यहाँ पे भी जो है प्रमोट किया जाएगा इन दोनों देशों के बीच में व्यापार को। ठीक है, तो यही एग्रीमेंट है जिसका समझ में फुल फॉर्म से ही पता चल जा रहा है कि इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एस चंद्रशेखरन किस राज्य की
नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख होंगे? तो देखिए एक राज्य के द्वारा जो है नई आर्थिक सलाहकार परिषद बनाई गई है, जिसके प्रमुख देखिए एस चंद्रशेखर हैं। और ये कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य जो है जो एक नई आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर रहा है, जिसका प्रमुख एस चंद्रशेखर होंगे। एस चंद्रशेखर की बात किया जाए दोस्तों तो देखिए ये इस समय जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, और इनको जो है महाराष्ट्र की जो नई आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी अध्यक्षता ये करेंगे। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र को एक तरीके से ये जो परिषद गठन की जा रही है उसमें क्या उद्देश्य है? तो महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस परिषद की बात किया जाए तो यह परिषद जो है कृषि, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के साथ साथ एक निजी शोध संगठन के रूप में भी कार्य करेगा। तो ये जो संगठन है वो बताएगा कि किस तरीके से कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, बैंकिंग के क्षेत्र में क्या सुधार किया जा सकता है, क्या नई चीजें लाई जा सकती है, इंजीनियरिंग का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और इन सब के माध्यम से किस तरीके से जो है महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बनाया जा सके। ये आर्थिक सलाहकार परिषद इसीलिए गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं टाटा सन्स के अध्यक्ष एस चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन जी कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। बहुत ज्यादा ये सब देखिए बहुत इसमें इन डेप्थ नहीं जाना है, हमें बस थोड़ा सा चीजें देखनी है। आज बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा फैक्ट्स वाली चीजें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कौस्तुभ चटर्जी, जिनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, नई दिल्ली में MPL 59वें राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर में देखा जाए इन्होंने, कौस्तुभ ने अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में शेख रसेल, ठीक है, GM 2021 में अपना पहला GM नाम भी हासिल किया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें 77वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन रहे थे दोस्तों? तो ये आदित्य मित्तल थे। ठीक है, 16 वर्षीय आदित्य मित्तल थे। तो यहाँ पे जो है 78वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। और ये देखा जाए MPL 59वां राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, उसी में इन्होंने जो है ये ग्रैंड मास्टर ये बने। ठीक है, आइए और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस तारीख को DRDO का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो DRDO का जो 65वां स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया है वो मनाया गया है 1 जनवरी को मनाया गया है। DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 65वां 65 स्थापना दिवस था, जो कि कब मनाया दोस्तों? 1 जनवरी 2023 को। इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों DRDO की, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के तहत है? तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस रिसर्च जो है मिनिस्टर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है ये। तो रक्षा मंत्रालय का ये रक्षा अनुबंध एवं विकास विंग है। ध्यान रखिएगा, जो रक्षा हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स अगर बात किया जाए तो वो DRDO है। DRDO का लक्ष्य देखिए क्या है, इसको स्थापित करने का लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य था? तो भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी से जो है सशक्त बनाना, तो नई जो है टेक्नोलॉजी रक्षा के क्षेत्र में बनाने के लिए जो है DRDO का गठन किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की दोस्तों बात किया जाए तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है वो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन? अजय कुमार श्रीवास्तव। तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो है प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त हुए किस बैंक के? इंडियन ओवरसीज बैंक के। वहीं बात करें पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। कहां पे दोस्तों? वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्वांचल का पहला यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा वाराणसी में। देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। कहां दोस्तों?
बिहार में। ठीक है, तो बिहार में जो है डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा, देश का पहला होगा ये। वही बात करें कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में 100 रुपए का एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। किसने दोस्तों? सर्बिया ने। ठीक है, सर्बिया जो कंट्री है उसने 100 रुपए का एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, किसके सम्मान में? तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के सम्मान में। वही बात करें, अगला और अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। कहां दोस्तों? गुजरात में। तो ये पशुओं के लिए है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट है ये, इसकी शुरुआत किया गया है, गुजरात में किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। हम लोगों ने बहुत ज्यादा फैक्ट्स ही देखे, बहुत ज्यादा चीज नहीं थी ऐसा। बाकी डेली करंट अफेयर्स इसी तरह से मॉर्निंग में डिस्कस करते रहेंगे। रिवीजन सेशन की वीडियो आ चुकी है दिसंबर की, आप लोग देख लीजिए और जिन लोगों को शेयर भी करिए आप सभी लोग। ठीक है, एक रिक्वेस्ट चाहिए कि लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए आप सभी लोग, यही आपका है दायित्व। तो एक तरीके से मैं आपको दूंगी कि आप ये दायित्व तो पूरा करें। बाकी जो है क्वेश्चन आंसर के दौरान जो कुछ भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप मुझे आंसर दें। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो का PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।